लेक्चर 3 में सीखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना और समझना कि वो कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं वहाँ पे। तो हमने एक जनरल सी इक्वेशंस लिखी हैं 3 कि हमें मैट्रिक्स मेथड से x y z की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करनी है। तो कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, तो देखेंगे आप कि क्या करते हैं। हमारे पास क्या होता है, ये जो इक्वेशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दी होती है, ये किस फॉर्म में दी हुई है, ax इक्वल टू b की फॉर्म में दी हुई है। अगर मैं ax को मल्टीप्लाई करूं तो b के बराबर आता है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि a क्या है आपके पास, a चीज है जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z है। तो क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. These are the coefficients of x y z and this is known as the matrix A. और x चीज क्या है, अननोन वेरिएबल जो हमने डिफाइन करना है, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे x y z। और b क्या चीज है, जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं d1 d2 d3, तो दिस इज नोन एज b। अगर हम a को x से मल्टीप्लाई करें तो b के बराबर आता है, तो ये मतलब इस फॉर्म में ये इक्वेशंस दी हुई है आपके पास। अब इन इक्वेशंस को यूज करके, इस मैट्रिक्स को यूज करके हमने मैट्रिक्स मेथड लगा के x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। और डिटर्मिनेंट ऑफ a जब निकालें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है, और या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है। दो कंडीशंस बन सकती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो सकता है या डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होता है तो इसको बोलते हैं a इज नॉन सिंगुलर, a नॉन सिंगुलर है, ठीक है। a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, जो इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगे एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका इस कंडीशन में। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पहले भी बताया था कि एक ही वैल्यू, x की वैल्यू अगर आएगी तो वो एक वैल्यू होगी, y की वैल्यू आएगी तो वो भी एक ही होगी, सेटिस्फाई करेगी इन इक्वेशंस को। तो इस कंडीशन के लिए ये चीज होती है, जब a नॉन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर आता है तो हमारे पास दो कंडीशंस बन जाती हैं, ये कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। लेकिन कब पता चलेगा ये कंसिस्टेंट कब होगी, या मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है तो इक्वेशन जो होंगी वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। लेकिन कब के लिए क्या होगा आपके पास, और ये भी एक और चीज है कि जब a 0 आता है तो इसका मतलब होता है a इज सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर होती है, और जब 0 आता है तो सिंगुलर होता है। अब कब ये कंडीशंस दो आएंगी, कब ये कंसिस्टेंट होगा और कब ये इनकंसिस्टेंट होगा। हम फिर उसके लिए क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालते हैं। अगर वो चीज 0 के बराबर आती है, अगर वो चीज एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये चीज 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब होगा कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और उनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, बहुत सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगा।
और अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब होगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा। तो ये कंडीशंस है। कई बार क्वेश्चन इस पे आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो हमेशा आप क्वेश्चन इसी को ऐसे करते हो, लेकिन इस कंडीशन पे आता है तो थोड़े से कंफ्यूज होते हो। तो इस कंडीशन को बिल्कुल क्लेरिफाई करके आपने सिंप्लीफाई करना। अब इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चंस करेंगे, एक हम इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे, एक हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको प्रॉपर्टी क्लेरिफाई हो जाएगी। पीछे किया कि मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इन सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड, अब वो कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए। क्या बताया मैंने कि a x इक्वल टू b, ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है। दैट मींस a क्या चीज होती है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z 1 2 3 1 3 -1 -1 1 -7, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z। और x क्या होता है, अननोन वेरिएबल्स, और b क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, इट इज 3 10 एंड 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे हम 1 2 3 1 3 -1 -1 1 -7। तो आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय, अब C1 कर देते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड कर सकते हैं आप अलाउंग, तो आप वैल्यू सेम ही आएगी। फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दो, तो 1 इंटू ये एलिमिनेट कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया -21 माइनस +1। फर्स्ट कॉलम का सेकंड जो एलिमेंट है वो माइनस आएगा, -2, साइन ऑफ अल्टरनेट साइंस, -2, ये 2 के सामने वाला कॉलम और रो को खत्म कर दो तो क्या बचेगा आपके पास, -7 माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस। फिर थर्ड एलिमेंट है इसका फर्स्ट कॉलम का 3, रो खत्म कॉलम खत्म, तो 1 + 3, तो वैल्यू क्या है आपके पास, -20 -8 +16 4 4 3s are 12, तो -20 + 28 and which is equal to 8, and determinant of a is not equal to 0। अब जब not equal to 0 आ रहा है तो कंडीशन बताई थी कि a is नॉन सिंगुलर। क्या ये नॉन सिंगुलर, a नॉन सिंगुलर होगा एंड सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ equations are consistent and unique solution। क्या मतलब इसका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं इनको, और इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, उनकी एक ही वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगी। और वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें आगे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ए के कोफैक्टर्स निकालते हैं, C11 फर्स्ट रो। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नोट कर दो, -21 एंड +1, तो कितना आ गया, -20। इसी तरह से 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दो, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो ये 2 3 1 7 7 2 आर 14 माइनस के और माइनस के 3। और जब सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड नंबर होते हैं तो बाहर माइनस लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +17। इसी तरह से 1 3 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -2 -9 दैट इज -9। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 -1 -7 -1 और बार माइनस लग जाता है, 8 हो गया। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -7 + 3 -7
प्लस 3 दैट इज माइनस 4. C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा -1 -3, बाहर भी माइनस लगेगा और टोटल वैल्यू क्या होगी 4. C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 3 दैट इज 4. C32 नेगेटिव लगेगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 दैट इज -3. C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 2 दैट इज 1. तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाले, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो का 17 -11 8 -4 4 4 -3 1 और इसका ट्रांसपोज होता है. और ट्रांसपोज को जब हटाते हैं हम तो वो क्या बन जाता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं. -11 8 -4 4 4 -3 1 ट्रांसपोज हटा के ये वैल्यू. उसके बाद हम इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स. और ए इनवर्स हमें वैल्यू पता है क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए. अब दोनों वैल्यूज हमें पता है. हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला यहाँ पे 8, तो 1/8 आ गया. और यहाँ पे कितना आ गया -20 17 -11 8 -4 4 4 इनवर्स ऐसे. अब इसके बाद कैसे करना है वो आगे देखते हैं हम. We know that ax equal to b, ये हमें पता है. तो x किसके बराबर होगा, a इनवर्स b के बराबर. अब x की वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर है, x y z. और a इनवर्स हमने निकाला हुआ है, ये किसके बराबर है, 1/8 -20 17 -11 8 -4 4 4 -3 1. और b की वैल्यू हमने निकाली है, की वैल्यू है 3 10 1. अब हम मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. 1/8 रहने दो बाहर ही. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 20 × 3 -60 10 × 8 80 4 + 1 4 × 1 4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 73 are 51 -4 × 10 -40 and -3. फिर आगे -33 + 40 and +1. इसको इवेल्युएट किया आपने तो आपके पास क्या आ गया, -60 + 84. और यहाँ पे क्या आ गया 51 -43. और यहाँ पे क्या आ गया -33 41. अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया 24. यहाँ पे कितना आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 8. अब जब हम 8 से डिवाइड करेंगे अंदर ईच एलिमेंट को तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 1. 8 3 are 24 8 1 are 8 8 1 are 8. तो ये चीज किसके बराबर आ रही है, x y z के बराबर. दैट मीन्स x = 3 y = 1 and z = 1. तो हमने मैट्रिक्स मेथड यूज करके x y z की वैल्यूज निकाली और इस तरह से इसको इवैल्यूएट करते हैं. क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना. सेम तरीका है करने का. वी नो दैट ax = b. ये इक्वेशन जो लिखी है उस फॉर्म में लिखी है. और पहले भी बताया मैंने a क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ z. ये आपके पास A मैट्रिक्स. और x के आपके पास अननोन वेरिएबल दैट इज x y z. और b क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म्स 6 14 30. तो फिर से वही चीज है कि a निकालना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 1 1 1 2 4 1 3 7. अब इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे 1 × 14 - 12. एक्सपेंड बाई हम कर देते हैं r1. एक्सपेंड बाई r1. डिफरेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि आपको समझ आ जाए कि वैल्यू सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है और साइन क्या होता है -1. 7
माइनस है, ये एलिमिनेट कर दो 7 into 1 एंड प्लस 1, ये एलिमिनेट कर दो 4 1s are 4 एंड माइनस 2, ये कितना आ गया 2, 7 minus 3 4 और माइनस 4 और ये कितना आ गया प्लस 2 और दैट इज इक्वल टू 4 minus 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है, तो इसका क्या बताया था मतलब कि a इज सिंगुलर। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है इसका मतलब a सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, a सिंगुलर है, तो अब आगे कैसे किया जाए, तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी तो कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a into b। तो मतलब वो प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले कि कोफैक्टर्स ऑफ a क्या है। कोफैक्टर्स ऑफ a आर, तो क्या आएगा C11, क्या आ रहा है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 2s are 14 minus 12, 14 minus 12 that is 2, C12 माइनस लग जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 minus 3, 7 minus 3 that becomes minus 4, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 minus 2, 4 minus 2 that is 2, C21 सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड है तो माइनस लग गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 minus 2 that becomes minus 3, C22 second row second column 7 minus 1 and C23 minus लग गया, second row third column that is 4 minus 1 that becomes minus 3, C31 third row first column 3 minus 2 that becomes 1, 3 2 minus लग गया, third row second column 3 minus 1 that is equal to minus 2। अब आगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 minus 1, 2 minus 1 that becomes 1। अब फिर वही चीज एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे लिखेंगे 2 minus 4 2 minus 3 6 minus 3 1 minus 2 1 और इसका ट्रांसपोज। अब जब हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 minus 4 2, रो को कॉलम में बना दिया, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, ट्रांसपोज हट गया। अब हमें जो प्रॉपर्टी चेक करनी है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्या होगा सॉल्यूशन वो अब हमें पता चलेगा जब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 minus 4 2 minus 3 6 minus 3 1 minus 2 1 और इंटू बी, बी एलिमेंट्स क्या है 6 14 30। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 6 12 minus 42 plus 30 minus 24 plus 84 minus 60, 12 minus 42 plus 30, so that becomes 0 0 0 equal to 0। तो एडजॉइंट ऑफ A into B becomes जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो जब प्रॉपर्टी दिखवाई थी कि जब एडजॉइंट ऑफ A into B जीरो मैट्रिक्स बनती है तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A into B जीरो का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ऑफ A into B जीरो आ रहा है, इसका मतलब है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए आपने यहां पे लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू k, k भी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, k कुछ भी हो सकता है, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट मान के चलें। तो जो इक्वेशंस हैं, कोई भी इक्वेशन आप पहली ले लो, दूसरी ले लो, z की जगह k पुट करो इक्वल टू 6 x प्लस y इक्वल टू 6 माइनस k बन गया। इस इक्वेशन को हम 1 मान। इसी तरह से सेकंड में भी वैल्यू पुट कर दो, z की जगह x प्लस 2y प्लस 3k इक्वल टू 14, x प्लस 2y इक्वल टू 14 माइनस 3k। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय बाय, x और y की वैल्यू लेंगे। एक बार हम सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में पुट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस के एंड x प्लस 2y इक्वल टू 14 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस को आ जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस को आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? -1, और यहाँ पे क्या बचा? -8, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस k। तो y क्या आ गया? 8 माइनस 2। तो हमने y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट निकाली 8 माइनस 2। अब इसको किसी एक 1 और 2 में पुट करें तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट करते हैं x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 2k इक्वल टू 6 माइनस k। एक तरफ ले आओ, 6 माइनस k माइनस 8 प्लस 2k। तो x क्या आ गया? k माइनस 2। तो हमने x की वैल्यू निकाली। तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो मतलब उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसे निकालनी है। तो z हमने कोई कांस्टेंट माना k, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये 1 होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, 2 होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, 3 होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब हमने दोनों क्वेश्चन से ये बता दिया कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसका ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो उसके लिए भी दो कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे अगर ये एडजॉइंट ऑफ a into b अगर हमने 0 निकाल दिया तो हमें आगे ऐसे करना पड़ेगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम लिख देते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमें इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि x y z की वैल्यूज क्या हो सकती है।